नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी कल वोटिंग। यूक्रेन के विदेश मंत्री की पीएम मोदी से अपील, युद्ध रोकने के लिए रूस से करें वार्ता। एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सियासत का हिस्सा नहीं, वे विकास योद्धा हैं। आगरा में 10 मार्च चुनावी नतीजों के दौरान रामबाग से नुनहाई तक बंद रहेगा हाईवे। ईवीएम की सुरक्षा में लापरवाही का मामला आया सामने, एक सिपाही और होमगार्ड चालक को किया गया निलंबित। रूस से यूक्रेन की जंग के बीच दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी आज। इससे पहले भी 2 बार दोनों देशों के नेताओं के बीच हो चुकी है बातचीत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हराने के जॉनसन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से 6 सूत्रीय योजना बनाई। बेटे के साथ खेल रही नेहा धूपिया हुई बॉडी शेमिंग की शिकार, ट्रोल्स ने कहा दादी धूपिया। सूरज की रोशनी में फोटो शूट कराती नजर आई शनाया कपूर, दिलकश अदाएं देख दीवाने हुए फैंस। भारत के पास 466 रन की बढ़त, थोड़ी देर में शुरू होगा तीसरे दिन का खेल। वहीं रुक करते हैं अब यूक्रेन और रूस से जुड़ी बड़ी खबर की तरफ। तो यूक्रेन रूस के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। दोनों देशों के बीच चल रही जंग ने अन्य यूरोपियन देशों को भी चिंता में डाल दिया है। तमाम देशों के लिए राजनेता चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म किया जाए। और इस बीच इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने रूस पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति पुतिन से लंबी बातचीत की। इस मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के दौरान इजरायली पीएम बेनेट चाहते हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करना बंद कर दे। साथ ही आपको बता दें कि ये बातचीत पहले से प्लान नहीं की गई थी। इजरायल के पीएम अचानक ही मॉस्को पहुंचे थे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई। वहीं इस दौरान इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने युद्ध रोकने में मध्यस्थता की पेशकश की है और इस मुलाकात की पुष्टि बेनेट के कार्यालय ने की है। वहीं आपको बता दें कि इस मुलाकात से कुछ दिन पहले इन दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई थी। वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,476 नए केस सामने आए और 158 लोगों की मौत हो गई। वहीं बीते दिन 5,921 मामले और 290 मौतें दर्ज की गई थी, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में ये कहा गया है कि कल देश में 13,450 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 59,442 हो गई है। वह इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,15,036 हो गई है और आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,23,88,475 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 274 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण दर 0.58% रही है। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत होने की सूचना नहीं है। वहीं दिल्ली में मृतक संख्या 26,134 पर स्थिर है। दिल्ली में कोविड-19 के 274 नए मामले सामने आने से यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,61,463 हो गई है। वहीं एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एक दिन पहले कोविड-19 की 47,652 जांच की गई थी। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए 10,747 बिस्तर हैं और इनमें से 120 पर मरीज भर्ती हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक खबर है, जहां पर आज वो पुणे जाएंगे और पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वह आर.के. लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे और सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत भी करेंगे।
बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी सुबह 11 बजे पुणे नगर परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण कर चुके हैं और ये मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है और लगभग 9.5 फीट ऊंची है। और इसके बाद 11:30 बजे के करीब पीएम मोदी पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना पुणे में शहरी आवाजाही के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है। वहीं पीएम मोदी की ओर से परियोजना की आधारशिला भी 24 दिसंबर 2016 को रखी गई थी। प्रधानमंत्री ने कुल 32.2 किलोमीटर की पूरे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन करेंगे और पूरी परियोजना 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से बनाई जा रही है। वहीं मोदी गरवारे मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन और निरीक्षण भी करेंगे और वहां से आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि गरीबों के हक पर कैसे डाला जाता है डाका। इसका उदाहरण सपा और बसपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर डकैती पड़ती थी और सपा के गुर्गे और बहनजी का हाथी राशन खा जाते थे। 7वें चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले शनिवार को आजमगढ़ और भदोही जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और सपा बसपा पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि हमने सबको मुफ्त में टीका लगवाया है, लेकिन अगर सपा या बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन की कालाबाजारी की जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बिना भेदभाव के 2 बार मुफ्त राशन बांटा गया है और हमारी सरकार में सुरक्षा व सम्मान सबके लिए है, लेकिन गरीबों के हिस्से पर डाका डालने का हक किसी को नहीं है। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा का विकास कब्रिस्तान की दीवारें बनाना था, लेकिन हमने सभी तीर्थों, स्मारकों और महापुरुषों के स्थलों का जीर्णोद्धार कराने का काम किया है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के दौर से गुजरते हुए चुनाव शुरू हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की जंग के बीच चुनाव प्रचार हुआ। हम 5 राज्य की जनता को धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना के सभी नियमों का पालन कराने की बात भी कही और ये भी कहा कि हम 5 राज्य की जनता का धन्यवाद करते हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया है। हमने अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। हमें जनता का समर्थन मिला है, जो हमें लगता है वोट में भी बदला है। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जिन राज्यों में हम सरकार में थे, उन राज्यों में भाजपा मजबूत बहुमत के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। हमारा फोकस क्षेत्र मुख्य रूप से महिलाओं, युवाओं, गरीबों और जरूरतमंदों और अन्य क्षेत्रों में किसानों का सशक्तिकरण है। इन 4 राज्यों में फोकस विकास पर था। शैक्षणिक संस्थान, कनेक्टिविटी, राजमार्ग, हवाई अड्डे और बहुत कुछ। यूपी में 5 एयरपोर्ट बने हैं, 10 यूनिवर्सिटी, 78 डिग्री कॉलेज, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 59 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित का सशक्तिकरण किया है, उसका सकारात्मक असर हमें चुनाव में देखने को मिला है। केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति सकारात्मक रवैया जनता को देखने को मिला है और जहां तक पंजाब का सवाल है, वहां पहली बार हम 65 सीटों से ज्यादा पर लड़ रहे हैं। हमें वहां पर बहुत ही सकारात्मक जन समर्थन मिला है और उम्मीदों से ज्यादा अच्छा नतीजा हम वहां लाएंगे। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और देखते रहें केकेडी न्यूज।